हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम एंड आप सभी का स्वागत है माय ऑनलाइन क्लासरूम में। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेम चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले का जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से सारा इंपॉर्टेंट रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। जैसे आपका नोट्स है, वर्कशीट है, आपका मैप है, आपके जो भी सिलेबस है और जो भी आपके वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था कि इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स क्या होते हैं, कौन से सेक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ द जीडीपी, और जहाँ से बहुत ज़्यादा जीडीपी में इनकम मिलती है, ग्रोथ होती है। और किस तरह से हमने ये भी डिफरेंस देखा और ये भी समझा कि किस तरह से जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर होते हैं वो एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद देखिए, हमने बात की थी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। और इससे प्रीवियस जो केस हमने पढ़ा था प्रीवियस पेज में, कांता और कमल का, कि वो किस सेक्टर में काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका 3 मार्क्स का, कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में समझा था इस बात को कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और साथ ही देखिए, वहाँ पे पेंशन भी मिलती है, पेड लीव्स भी मिलती है, सिक लीव्स भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा पीएफ प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ग्रेट्युटी, जैसे होली दिवाली जो है आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, बोनस भी मिलता है। और इसी को देखें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कोई भी फिक्स वर्क नहीं होता, कोई ओवर पेमेंट जो होती है, अगर आप ओवर वर्क करते हो, एक्स्ट्रा वर्क करते हो, तो आपको उसका पैसा भी नहीं मिलता है। किसी दिन आप काम नहीं करने जाते तो उसका भी पैसा आपको नहीं मिलता। तो बहुत से जो प्रॉब्लम्स है वो हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखी। तो उन प्रॉब्लम्स को देखते ही हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो यही है कि क्या ज़रूरत है और क्यों ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्रोटेक्ट करें वर्कर्स को, और कहाँ के वर्कर्स को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। क्योंकि ये वो सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है प्रोटेक्शन की। और किसकी प्रोटेक्शन की? वर्कर्स की। तो देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जाए तो द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly. It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect the laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector, jobs which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. तो देखिए, ऑनलाइन सेक्टर में देखें तो यहाँ पे जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफर तो करते हैं जॉब्स को, और यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें इस सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंड तो हो रही है, बट बहुत ही स्लोली एक्सपेंड हो रही है। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि जब लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज, इतनी ज़्यादा काम नहीं होता, तो लोग मजबूरी में ये समझिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज जब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा जाए तो वो बहुत अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है, टैक्सेस से बचने के लिए। जो मालिक होते हैं यहाँ पे, वो रिफ्यूज़ करते हैं फॉलो करने से लॉज को, जो भी लॉज गवर्नमेंट बोलती है कि आपको फॉलो करना है, कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपने लेबर्स को, तो वो लेबर्स पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ वो अपने फ़ायदे पे ध्यान देते हैं। और वो उनको क्या प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो चाहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मिस यूज़ करना। तो इस तरह की चीज़ों को वो यहाँ पे फॉलो करते हैं बिल्कुल। और एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, जो लार्ज नंबर जो वर्कर्स होते हैं वो फोर्स्ड हो जाते हैं कि वो एंटर करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहाँ पे जॉब्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे बहुत ही कम सैलरी में उनको जॉब मिलती है। और इसके साथ ही वहाँ उनका बहुत एक्सप्लोटेशन भी होता है, उनको कोई फेयर वेज नहीं मिलता है, अर्निंग्स भी धीरे धीरे बहुत कम होती जाती हैं, कोई रेगुलर जॉब नहीं होती है, और जो जॉब्स होती भी हैं वो सिक्योर नहीं होती हैं, और अलग तरह के कोई बेनिफिट्स जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस पेज में भी और अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं,
वहाँ पे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बट जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आती है तो इस तरह के वर्कर्स को वहाँ पे जो काम करते हैं उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। सिंस 1990s में देखा जाए वहाँ से, तो इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। धीरे धीरे ये भी देखा गया है कि सिंस 1990 से एक कॉमन वे में देखा गया कि लार्ज नंबर जो वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी जॉब छोड़ते जा रहे हैं उनसे, क्योंकि जॉब उनकी आप समझिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही है। तो दिस वर्कर्स की उनको यहाँ पे जॉब्स इतनी मिल नहीं पाती, तो इस वजह से भी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो उनको मजबूरी में कहाँ जॉब करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वहाँ पे उनको बहुत ही लो अर्निंग्स मिलती हैं। ठीक है, इनकम बहुत कम होती है। Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. तो देखिए काम की तो उनको तलाश होती है, ज़रूरत होती है, इसके अलावा भी हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है इन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्पेशली इनके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कुछ काम करना चाहिए। तो क्या काम करना चाहिए वो हम थोड़ा सा देखते हैं। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। तो ऐसे ये कौन से लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की नीड है, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबल ग्रुप के लोग यहाँ पे आते हैं। तो इन द रूरल एरियाज, देखिए अगर रूरल एरियाज में देखा जाए तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं वो आते हैं। इसके साथ ही जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो आते हैं। शेयर क्रॉपर्स आते हैं, आर्टिसंस आते हैं, आर्टिसंस जैसे कि वीवर्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, कारपेंटर्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। नियरली 80% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं इन इंडिया की वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं, और दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। तो इसके साथ ही अगर इन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें एडुकेट फैसिलिटी मिल जाए, डिलीवर हो जाए, जो सीड्स हैं वो मिल जाए, एग्रीकल्चर इनपुट्स का सामान मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, लोन मिल जाए, और स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिल जाए, मार्केटिंग आउटलेट्स मिल जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फार्मिंग स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। और अगर उनका अपना एग्रीकल्चर वाला बिजनेस अगर अच्छे से चलता रहे तो शायद उन्हें कहीं और जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अर्बन एरियाज में देखें तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कौन से लोग आते हैं, उसमें कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो आते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले आते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सेट्रा। तो इस तरह के वो काम करते हैं, इस तरह के और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं अर्बन एरियाज में ये सारे वर्कर्स। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, साथ ही जो हेड लोड वर्कर्स होते हैं, गारमेंट मेकर्स हैं, रैक पिकर्स हैं, एक्सेट्रा। ये सभी के सब जो हैं ये इस तरह के बिजनेस में मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। इसके साथ ही देखिए स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है उसको भी बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, मार्केटिंग हो आउटपुट की। द कैजुअल वर्कर्स जो हैं इन बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ के ले लीजिए, उनके लिए भी बहुत ज़रूरत है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि कैजुअल वर्कर्स और चाहे वो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं, उनकी जो जॉब होती है वो भी सिक्योर नहीं होती है। कुछ दिन उन्हें काम मिलता है, किसी दिन उन्हें काम नहीं मिलता है, तो प्रोटेक्शन की बहुत नीड है उनके लिए भी। साथ ही देखिए वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स from scheduled castes, tribes and backwards communities find themselves in the unorganized sector। इसके साथ ही मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स आप देखोगे तो वो पिछड़े वर्ग से आए हुए हैं, वो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इनको भी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब ये काम करते हैं। इसके साथ ही देखिए इनको इरेगुलर काम मिलता है, इनके जो लो पेड वर्क होता है, जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। इनके साथ जो है दिस वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाली कंडीशन भी इन्हें फेस करनी पड़ती है। प्रोटेक्शन तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब ये काम करते हैं एज अ वर्कर्स, तो इसलिए भी ज़रूरत है इसकी, ताकि आगे चल के अगर इनको आपने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया तो आगे चल के शायद ये इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे, और अगर इनकी डेवलपमेंट होती है तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी होती है साथ ही। इसके साथ ही देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दे दिया है कि क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको बताना है। तो ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यहाँ देखिए सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। आप देखिए हमारा जो सेक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो थर्ड सेक्टर हमारे जो आ रहे जो में पढ़ने हैं वो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स।
और ये किस बेस पे हम पढ़ रहे हैं, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे, ठीक है, ओनरशिप के बेस पे दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, या बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द सेक्टर्स विच इज बेस्ड ऑन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बनता है तो आप ये आंसर लिखोगे अपना पब्लिक और प्राइवेट वाला। तो देखिए अनदर जो वे होता है जो क्लासीफाई करते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन ओन कर रहा है, ठीक है, उस जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो एसेट है, जो भी वहाँ प्रॉपर्टी उसको कौन ओन कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है डिलीवर ऑफ सर्विसेज का। तो इस बेस पे हमने हमने इसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में। एक है आपका पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन होता है, जिसका मालिक गवर्नमेंट होती है, जो भी संपत्ति है, एसेट मीन्स जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, प्रॉफिट है, उसका जो मालिक है वो गवर्नमेंट है, और यहाँ पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। इसके साथ ही देखिए सेकंड जो सेक्टर है वो है प्राइवेट सेक्टर, और इसका जो ओनरशिप है, जो इसकी संपत्ति का और डिलीवरी कौन करेगा सर्विसेज का, है ना, इसका जो ओनर है वो हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। तो इसका इसमें जो हेड होता है, जो ओनर होती है, वो गवर्नमेंट नहीं होती बल्कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग होते हैं या कुछ कंपनीज होती हैं। जैसे अब मैं बात करूँ रेलवेज और पोस्ट ऑफिस की, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये पब्लिक सेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, यहाँ का जो मालिक होता है, यहाँ की जो इनकम होती है, जो फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड होती है, वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। अब इसी के अलग में थोड़ी सी और अलग कंपनीज की बात करूँ, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL बोलते हैं। तो ये किस तरह की कंपनीज हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, ठीक है। ये जो इनके जो मालिक हैं वो गवर्नमेंट नहीं है, इनके मालिक इंडिविजुअल लोग हैं, ठीक है। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस आता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि पब्लिक सेक्टर जो होते हैं ओन्ड बाय गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और कंपनीज। एक्टिविटीज देखें इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या रहा है डिफरेंस का, कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, टू अर्न मोर और मोर प्रॉफिट। इनका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा या पैसा कमाना। इसके साथ ही देखिए टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इसके साथ ही अगर हमें इनकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, इनकी सर्विसेज हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसका जो पैसा जो भी पे करेंगे वो किसको जाएगा, इस इंडिविजुअल्स को और इन कंपनीज को, ठीक है, इनके मालिकों को जाएगा। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। और इसके अलावा अगर हम जस्ट अपोजिट पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की ओनर होती है, तो गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन दी सर्विसेज रेंडेड बाय इट। तो गवर्नमेंट के पास तो और भी तरीके हैं कि वो किस तरह से और पैसा जो है वो कमा सकती है और इन सर्विसेज को प्रदान कर सकती है। तो ये चीज़ देखिए जो पर्पस होता है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखें तो उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है। अगर जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी तरह से रेज कर सकती है मनी, जो इनके पास आता है इस तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, वो टैक्सेस के थ्रू ये पैसा जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस पैसे को वो डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू लेते हैं पब्लिक से, और उसके बाद ही पब्लिक की ज़रूरतों के लिए इस तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उन पैसों को इन सब सर्विसेज के खर्चों में एक्सपेंड करते हैं। इसके साथ ही देखिए इन सर्विसेज पे वो स्पेंड करते हैं सारा अमाउंट। इसके बाद देखिए मॉडर्न जो गवर्नमेंट्स देखें स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, जो होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में पैसा खर्च करते हैं। व्हाट आर दिस एक्टिविटीज़, तो किस किस एक्टिविटीज़ में जो गवर्नमेंट है टैक्सेस के थ्रू जो भी पैसा कलेक्ट करती है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में खर्च करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो क्यों इन कुछ एक्टिविटीज़ में क्यों इतना पैसा खर्च करती है। तो अब देखिए हमें फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट आ रीजनेबल कॉस्ट। तो एक रीज़न ये है कि देखिए ऐसी हमारे समाज में सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें एज अ होल, ठीक है, और इसकी जो ज़रूरत है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर उसको फुलफिल कर सकती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर। और एक रीजनेबल कॉस्ट पे तो वो बिल्कुल हमें ये सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, कुछ हमारी सोसाइटी में सभी लोगों की एक समान ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने की बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये इतना लार्ज सम जो अमाउंट होता है पैसे का, वो अगर देखा जाए किसी इंडिविजुअल्स के पास, जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले होते हैं उनके पास, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि वो थाउजेंड्स या लाखों या करोड़ों के लोगों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें या उनको ये सर्विसेज प्रदान कर सकें। तो देखिए ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। इसके साथ ही जो थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं जो इस तरह की फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करेंगे, उनसे पैसा भी आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। इवन इफ दे
डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। इसके साथ ही अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, अगर वो सर्विस देंगे भी तो वो हाई रेट पे देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में टिकट लेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे वो सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए एग्जांपल्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन होती है रोड्स की, ब्रिजेस की, रेलवेज हैं, हार्बर्स हैं, आपके बंदरगाह जो होते हैं, शिप पोर्ट्स जो होते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हो गई, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। तो इन सब एक्टिविटीज़ में आप देखो तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और ये अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों पे जो पैसा खर्च होता है, जो एक्टिविटीज़ पे, इन सब एक्टिविटीज़ पे पैसा जो खर्च होता है वो कौन करता है, वो गवर्नमेंट करता है। Thus, governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. तो देखिए गवर्नमेंट ही है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च भी करता है और साथ ही इंश्योर भी करता है कि इन सब चीज़ों से जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों को मिले और हर तरह के लोगों को मिले, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एवरीवन जो इस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो इसको फैसिलिटीज़ को इंजॉय करें, उनके लिए अवेलेबल रहे। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। इसके साथ ही देखिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेजेस इट। इसके साथ ही देखिए प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो और भी तरह की जो बिजनेस प्रोडक्शन करना चाहता है, जब तक गवर्नमेंट उसको इनकरेज नहीं करती शायद वो ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी है एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को सेल करना कॉस्ट ऑफ द जनरेशन, ठीक है, जो भी उसका जनरेशन का कॉस्ट है, उस जनरेशन पे आप जब उसको सेल करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये पुश करती है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसके साथ ही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस गुड्स का वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है, इन मैनी इंडस्ट्रीज। उसके वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज भी रन अप करती हैं। मैनी यूनिट्स हैं, जैसे स्पेशली आप देखो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, माइट हैव टू शट डाउन। तो अगर कुछ स्मॉल स्केल यूनिट्स है तो वो कभी कभी बंद भी हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दिस इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। तो देखिए अगर गवर्नमेंट जो है अगर वो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है और वो सस्ते दामों पे उस रेट पे दे सकती है जिसपे वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है जो अफोर्ड कर सकती है, तो उस टाइम क्या होगा, वो इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी रन करेंगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलती हैं। तो अगर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगी तो ये इंडस्ट्रीज रन करेंगी, जिससे उनका भी प्रॉफिट है और कई लोगों को वहाँ पे काम भी मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो इस हिसाब से देखिए गवर्नमेंट जो है वो बियर करती है एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस सबकी कॉस्ट में। सिमिलरली देखिए जो गवर्नमेंट इन इंडिया की बात करें तो वो खरीदती है गेहूं और जो चावल, ये खरीदती है फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस, ठीक है, एक फेयर प्राइस पे फार्मर से गेहूं चावल खरीद लिया जाता है और ये खरीदती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही वो क्या करती है, इस तरह के व्हीट और राइस को लेके वो इसको स्टोर कर देती है गोडाउंस में, ठीक है, बड़े बड़े स्टोर हाउस होते हैं उनमें इसको स्टोर कर देती है और फिर इसके बाद इसको सेल करती है लोअर प्राइस पे, बहुत ही कम दाम पे इसको बेचती है, कि इसको कंज्यूमर्स को बेचती है थ्रू राशन शॉप्स। ठीक है, राशन शॉप्स जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं, जहाँ पे जो बीपीएल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मार्केट्स में जो व्हीट और राइस मिलता है, जो अदर कॉमोडिटीज़ मिलती हैं हाई रेट पे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको राशन शॉप्स में कम दामों पे ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाती हैं, जैसे अभी कोविड-19 के केस में हम देख रहे हैं। तो यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9। तो इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ क्लास 9 के इको चैप्टर जो था फूड सिक्योरिटीज़ का लास्ट चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा है। अगर थोड़े से आपको अगर याद नहीं होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने वो अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, उसके नोट्स आप पढ़ लीजिएगा एक बार, तो वहाँ से भी आपको एकदम रिवाइज हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन वहाँ से आता है तो थोड़ा सा मैंने बोला ना आपको प्रीवियस भी चीज़ें भी आप याद रखा करिए जो भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे। इसके बाद देखिए एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। तो देखिए इसमें भी जो है गवर्नमेंट है ना थोड़ा सा जो रोल है वो प्ले करती है, बियर करती है सम ऑफ द कॉस्ट। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, वो फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है और साथ में कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट कर रही है। देखिए फार्मर्स को क्या होता है, वो सोइंग पीरियड जो फसल उगाने से पहले ही फार्मर्स को गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है कि इस साल सपोज करिए उनको व्हीट और राइस स्टोर करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस अनाउंस कर देती है और
फार्मर्स जो है वो उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं और डायरेक्टली देखिए फसल बोई भी नहीं है और उससे पहले कस्टमर हाजिर हो जाता है, तो डायरेक्ट वो गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं और जो गवर्नमेंट है उसको स्टोर कर देती है उस तरह के ग्रेन्स को, और फिर बाद में जब नीड पड़ती है किसी भी टाइम पे तो वो राशन शॉप्स के द्वारा कंज्यूमर्स यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं उनको प्रोवाइड कर देती है। तो देखिए गवर्नमेंट का तो काम है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका कोई फ़ायदा कमाने का मोटिव नहीं होता है। अगर इसी के बाद में प्राइवेट लोगों की बात करूँ तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, वो हाई रेट पे उसको लो रेट पे खरीदेंगे फार्मर्स से, उनको स्टोर कर लेंगे और जब मार्केट में हाई प्राइस होगा तब उन चीज़ों को निकालेंगे, काला बाजारी करेंगे और फिर उसको मार्केट में हाई दामों पे हाई रेट पे बेचेंगे। तो ये अंतर होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशंस में। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके साथ ही देखिए गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी लार्ज नंबर में एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना है इन चीज़ों पे। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा खर्चा भी इन सब चीज़ों पे करती है। जैसे अब देखा जाए तो बात है बेसिक चीज़ों की, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए और इस पर स्पेंड भी करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के लोगों की अगर हेल्थ और एजुकेशन अच्छी से हो जाए तो वो जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन, वो बिल्कुल ह्यूमन कैपिटल बन के निकलेंगे। तो वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर, तो इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ा था। इसके साथ ही देखिए रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स अगर रन किए जाएं, प्रोवाइडिंग एक क्वालिटी एजुकेशन भी, देखिए नाम भर की एजुकेशन नहीं दी जाए, एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए जो आगे चल के उस बच्चे को, वो जब अपनी यंग एज में आएगा, जब अपना करियर डिसाइड करेगा तो उसको काम मिले, ऐसा नहीं कि वो किसी काम की ना आए उसके पढ़ाई लिखाई। पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एक बेसिक कंपलसरी एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले, जिससे वो एटलीस्ट अपना जो लाइवलीहुड है उसको अर्न कर सके। इंडिया के साइज देखें इलिटरेट पॉपुलेशन की तो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इलिटरेट पॉपुलेशन जो इंडिया में पाई जाती है। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। इसके साथ ही देखिए हाफ ऑफ द इंडिया चिल्ड्रन को पॉपुलेशन देखें तो वो अंडर नरिश्ड है, उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलती है। उसमें से काफ़ी सारे जो क्वार्टर ऑफ दैम है उसमें देखें आप वो बहुत इल भी हैं, बीमार भी हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, देखिए इसके साथ ही हमने प्रीवियस चैप्टर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में पढ़ा था। और इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पे बोला भी गया है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जैसे ओडिशा में 45 और मध्य प्रदेश में 47 जो हाइयर है देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट रीजन्स हैं, गरीब देश हैं जो रीजन्स हैं उनसे भी ज़्यादा हाई हमारी कंट्री के कुछ स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाया जाता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ भी एक अटेंशन देने की जरूरत है, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज, तो ये अटेंशन देने की बहुत ज़रूरत है ताकि ह्यूमन की डेवलपमेंट हो सके। और कैसे होगी ह्यूमन डेवलपमेंट, जब आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, हाउसिंग फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करो पुअर लोगों को, फूड और न्यूट्रिशन उनको दो। तो इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट ignored regions of the country through increased spending in such areas। तो ये फाइनली ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करे पुअर लोगों की, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, और साथ ही मोस्ट इग्नोर जो रीजन्स हैं जहाँ पे दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जिनका ध्यान वहाँ नहीं जाता है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट ध्यान दे, उन एरियाज़ पे भी ध्यान दे कंट्री के, ताकि सबके सब जब डेवलप करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे अपनी कह सकते हो कि अब जब वो डेवलप करेंगे तो पूरी कंट्री भी साथ ही डेवलप करेगी। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ लिया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।